क्या होगा? अच्छा वाई है वो, हाँ वाई और जेड हो जाए। तो ये हमें डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स का ये नोडल प्लेन है। तीन में कॉम्बिनेशन कैसे बैठाओगे? इसमें एक्स वाई नहीं, एक्स वाई है तो जेड एक्स लोगे और जेड वाई लोगे। वाई और जेड है, एक्स जेड लोगे और एक्स वाई। एक्स जेड और एक्स है तो क्या लोगे? वाई जेड और वाई एक्स। देख लिए, हम पहले बात करेंगे डी जेड स्क्वायर, तो हम बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? डी जेड स्क्वायर इसको जेड मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं, और ये ऐसे रिंग की तरह, ये रिंग की तरह ऐसे घूमता रहता है। ऐसा ही होता है ना, ये 3D में है, ऐसे जेड है और जेड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो तुम एंगल ड्रॉ करोगे यहां से, तो किस एंगल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है? किस एंगल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है? सारे एंगल में मिल रहे हैं ना। अगर एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर भी जाओगे तो मिल रहा है, इधर भी जाओगे तो मिल रहा है, इधर भी जाओगे तो मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। इसका मतलब डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन कितना होगा? नोडल प्लेन 0 होगा। इसको याद रखने से फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो रिंग है कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिल रहा जहां इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। मिल रहा है क्या कोई भी एंगल ऐसा? तो डी जेड स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसमें नोडल प्लेन 2 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा और इसमें 0 होगा। समझ में आया क्या? अब यहां पर ध्यान देना, नोडल प्लेन तो नहीं मिला। अब यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इस टेंजेंट को यहां से मिला दे रहा है, कोनिकल शेप बन रहा है। इस टेंजेंट को यहां से मिला दे रहा है, ये कोनिकल शेप बन गया। तो इसमें नोडल प्लेन तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा एक सरफेस मिल रहा है जहां सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो पूछा जाएगा कि डी जेड स्क्वायर में कितने नोडल सरफेस है, प्लेन नहीं। तो हम बोलेंगे नोडल सरफेस, नोडल सरफेस 2 हो जाएगा, एक ये और एक ये। लेकिन नोडल प्लेन 0 होगा, ध्यान रखना इस चीज को। सरफेस बोला है तो 2 होगा, नोडल सरफेस 2 होगा। नोडल प्लेन 0 होगा लेकिन नोडल सरफेस 2 होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बातें करेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? इसका लॉब कैसा होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लॉब कैसा होगा? एलोंग द एक्सिस, इसको बोला जाता है एलोंग द एक्सिस, ऐसे। इसका कैसे होता है? अब मान लो डी एक्स वाई है, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये डी एक्स वाई है, इसका जो लॉब है ये वो इन बिटवीन एक्सिस है, और इसका जो लॉब होगा एलोंग द एक्सिस होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका भी लॉब एलोंग द एक्सिस होता है। तो दो का जो लॉब होता है एलोंग द एक्सिस होता है। एलोंग द एक्सिस मतलब जिधर एक्सिस है उधर ही लॉब है,
और इन बिटवीन एक्सिस मतलब दोनों के बीच में है। तो इस दोनों में डिफरेंस इतना ही है, समझ में आ गया। तो इस तीनों का जो लॉग है वो इन बिटवीन एक्सिस होगा और इस दोनों का लॉग अलोंग दी एक्सिस होगा। अब इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, यहां से एक टेंजेंट निकालो और इधर लेके जाओ, ठीक है। इस एरिया में कौन कौन सा ऐसा एरिया आएगा, एक टेंजेंट यहां निकालो, किस किस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, डी सॉरी कौन कौन से एक्सिस में नहीं मिल रहा है, जेड और वाई और जेड और एक्स में। इस एरिया में ऐसे देखो, यहाँ पे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, एक और टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया में नहीं मिल रहा है, इधर से एक और टेंजेंट ड्रॉ करो। 4 टेंजेंट निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4। अगर हमने इसको जेड माना तो ये जेड और एक्स में, या इसको एक्स बोले तो एक वाई बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 नोडल प्लेन, जेड एक्स और जेड वाई, जेड एक्स और जेड वाई हो जाएगा। तो एस में नोडल प्लेन कितना आएगा, एस में 0, कोई भी रहने दो, 1s 2s 3s। और 2px में, 3px में एक ही आएगा, n पे डिपेंड हो नहीं करता है। px में कौन सा आएगा नोडल प्लेन, y और z। और py में, pz में, और dxy में zx और zy, dyz में उसको छोड़ के दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बैठा देना है, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना है क्योंकि बार बार डायग्राम थोड़ा ना बनाओगे तुम, तो जब भी पूछेगा तो तीसरा वाला लेके दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आंसर दे देना है। और px में जो px है तो उसके साथ एक ही बनेगा, तो बाकी दोनों का नाम ले लेना है। और dz स्क्वायर में कितना आएगा नोडल प्लेन, 0। नोडल सरफेस कितना आएगा, समझ में आ गया। तो नोडल प्लेन का मतलब क्या हुआ, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते कभी नहीं आ रहे हैं या लेस देन 5% है, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये, चलो अब लिखना, ड्रॉइंग द ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन साई वर्सेस रेडियस आर, साई वर्सेस रेडियस आर, साई वर्सेस रेडियस आर। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, साई और आर के बीच में। साई क्या बताता है, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, और इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स किस जगह लोकेटेड है। तो इसमें लिखना, हमें ग्राफ बनाना है साई में और रेडियस में। तो इसमें पहला लिखना फॉर एस ऑर्बिटल,
फॉर एस ऑर्बिटल्स। और मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है कि एस ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना, रेडियल नोड, रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन। सेकेंड पॉइंट, रेडियल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ कट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। थर्ड पॉइंट, कर्व स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट, कर्व स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट। it can be negative, positive, it can be negative, positive and zero, it can be negative, positive and zero। तो इसमें 3-4 चीजें याद रखना है। अब ये 4 पॉइंट, मतलब कुल मिलाकर 3 ही पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट का मेन जो पॉइंट इसमें, एक तो ये है और एक तो ये है, और एक नेगेटिव भी हो सकता है, ये है, मतलब मेन 2 पॉइंट है इसका। तो हमें साई और रेडियस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 1 बाय 1 हम सबके लिए ड्रॉ करते हैं और फिर उसका मीनिंग समझते हैं कि बता क्या रहा है, ये ग्राफ हम ड्रॉ किस लिए कर रहे हैं। तो पहले हम 1s के लिए कर रहे हैं, 1s के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया निकालने के लिए, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियल नोड इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू। अब सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि जितना रेडियल नोड होगा उतने बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब इसमें क्या आया, 0। यानी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक ही बार एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर एक आ गया तो एक बार कट करना उसको। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कैसे बनाना, फिर मीनिंग समझते हैं। ये ट्रिक है। इसका मतलब 1s का जब हमने निकाला तो एक बार भी एक्स एक्सिस को कट, लाइन कहां से स्टार्ट करना है, इनफाइनाइट से। तो हम यहां पर लेंगे साई, वाई एक्सिस पे लेंगे साई, और यहां लेंगे रेडियस। लाइन कहां से स्टार्ट करे, इनफाइनाइट से। कहां जाए, कट करे इसको कि नहीं करे, नहीं करे, तो इसको लाइन को ऐसे निकाल देंगे। यानी लाइन हमने स्टार्ट किया इनफाइनाइट से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कट करना है कि नहीं करना है ये बताएगा, इसलिए बोला 2 मेन पॉइंट इसका। तो लाइन इनफाइनाइट से स्टार्ट करना है, कट नहीं करना है क्योंकि इसका रेडियल नोड 0 आ गया, तो हमें कट नहीं करना है। तो ये ग्राफ हो गया, ग्राफ समझ में आ गया। अब मीनिंग निकालते हैं। साई एक्चुअली क्या बताता है, साई वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन बताता है। एक्चुअली क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन। अगर नॉर्मली बोले तो वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड है, या इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन बताता है। अगर मान लो ये ऑर्बिट है, हमने किसके लिए निकाला है, 1s के लिए निकाला है। सोचो यहां पे तुम जब यहां सेंटर से आगे जाओगे, और ये तब तक आगे जाओगे जब तक तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट मिल ना जाए। यहां तक तुम जा रहे हो, यानी सेंटर से तुम जा रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट तक जा रहे हो। ऐसा कहीं पर है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, नहीं। सेंटर से जैसे जैसे तुम मूव कर रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट तक, रेडियस 1 तक, तो ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कहां, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कहां होंगे, न्यूक्लियस के पास में होंगे। न्यूक्लियस के पास होना मतलब रेडियस
कम होना, न्यूक्लियस के पास होना मतलब यानी जो जब तुम सेंटर से दूर जाओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन वहां क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां लोकेटेड होंगे, न्यूक्लियस के पास। यानी जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे वहां इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउडिंग क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां मिलने की, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन क्या होगा, कम होगा। यही होगा ना। और देखो ग्राफ बता रहा है, जब तुम रेडियस, यानी जब तुम रेडियस 0 था, यानी बिल्कुल सेंटर के तुम थे, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन इनफाइनाइट था, मतलब ज्यादा मिल सकते वहां। लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ा, अब इलेक्ट्रॉन्स का मिलने का, ये इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन क्या हो रहा है, यानी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन कम होता चला जा रहा है। समझ में आया क्या। और लगभग अगर इनफाइनाइट पे चले जाए, मान लो रेडियस इनफाइनाइट है, तो लगभग 0 के बराबर, हालांकि इसमें 0 नहीं है कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसीलिए लाइन एक इसको कट नहीं कर रहा है, मतलब टेंस टू 0 है। यानी इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स लगभग बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे, राउंड यहां इलेक्ट्रॉन्स का लोकेटेड बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर स्टार्टिंग में जब रेडियस कम था तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स साई का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यानी जहां आर कम है वहां साई का वैल्यू ज्यादा है। और जैसे जैसे आर बढ़ता चला जा रहा है, यानी रेडियस तुम बढ़ते चले जा रहे हो, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन कम होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा एक भी एरिया नहीं मिला जहां पर इस एक्स एक्सिस को कट कर, मतलब नोड एक भी नहीं मिला हमें। नोड मिलता तो क्या होता, कट करता, यानी वो बताता कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना नहीं है, तो कट इसमें नहीं किया है। लाइन ड्रॉ समझ में आ गया, ये मीनिंग समझ में आया क्या बोल रहा है। अब ध्यान देना, 2s के लिए निकाल रहे, अब 2s के लिए निकालो। ये ट्रिक से तुम 1s के बोला जाए, 2s के लिए बोला जाए, 3s के लिए, 4s के लिए बोला जाए, जिस s के लिए बोला जाए उसके लिए तुम ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पर 2s के लिए पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, रेडियल नोड निकालना, क्योंकि हमारा स्टेप्स वही जाएगा, ये ट्रिक है। अब रेडियल नोड जब निकालोगे तो n माइनस l माइनस 1, यानी कितना आ गया, कल तुम्हें समझाया था कि जब 1s से 2s में जाओगे तो कितना गैप मिलेगा, एक गैप मिलेगा। अब उसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां साई लेंगे और यहां पर हम लेंगे रेडियस। अब बताओ जब रेडियल नोड 1 आ गया तो कितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार कट करेगा। लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट। तो निगेटिव यहां तीसरे में लिखा हुआ, इट में भी निगेटिव। तो जब लाइन कट की, ऐसा भी हो सकता है कट करके ऊपर निकल जाए, लेकिन इसमें लिखा है कि कट करने के बाद नीचे जाना, मतलब निगेटिव की तरफ जाना है। अब ये ऐसे जाएगा, क्या आप दोबारा कट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि एक ही बार कट करना है, एक ही बार क्या करना है। अब इसका मीनिंग समझो, कल तुम लोग को समझाया था मैं 2s का रेडियल नोड निकालना, ये 1s का था, ये 1s का था, और 2s का यहां था कि नहीं था, 2s के इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे थे, तो ये एक्चुअली स्फेरिकल नोड ही है ना, है कि नहीं है। अब तुम सोचो कि सेंटर में खड़े हो और यहां जा रहे हो, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहे हो, तो जब जाओगे यहां से मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का 1s में तो लोकेशन ड्रॉ अलग से ड्रॉ हुआ। अब यहां पर जा रहे हो तो रेडियस ऐसे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे अब कम होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा ये कर्व होते जाएगा, ऐसे होगा बिल्कुल थोड़ा सा। यानी जब तुम यहां से बढ़ रहे हो आगे, रेडियस जब तुम बढ़ रहे हो यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और एक समय ऐसा आया इस रेडियस के बाद, ध्यान देना, इस रेडियस के बाद ऐसा आया कि लाइन क्या कर दिया, कट कर दिया। यानी इस रेडियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यानी जो एक्स एक्सिस पे कट किया है उसने ये लाइन, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ये वाला गैप में नहीं मिलेगा, इसीलिए वहां कट किया है। तो पूछा जाता है कि ये रेडियस का वैल्यू बताओ,
ये रेडियस बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के बाद जब उसके आगे तुम बढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना, इस रेडियस के बाद यहाँ गैप मिल रहा है, इस रेडियस एक एरिया होगा ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, ताकि उसका डिस्टेंस होगा ना, तो डिस्टेंस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। दूसरे एटम के लिए बात करेंगे तो जेड n²/z² हो जाएगा, मतलब जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी जब तुम गए, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, अब वहां से आने के बाद मैं वहां पर खड़ा हूं, वहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स मिलते, तुम लोग मिलते चले गए, लेकिन वहां से जैसे एंट्री मारा मैं इधर, इस एरिया में एक भी स्टूडेंट नहीं है, इस एरिया में गैप है पूरा। तो वहां से जब मैं चला और वैसे चल रहा हूं, तो वहां से जब चल रहा हूं मैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट की संख्या, और एक जोन के बाद मैं आगे बढ़ गया तो वहां पर क्या है, पूरा खाली, एक भी स्टूडेंट नहीं मिले हमें। तो वही है कि यहां से जब चले हम तो साई का वैल्यू यानी लोकेशन का वैल्यू कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेटेड कम होता चला जा रहा है, और एक समय इस रेडियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, गैप दे रहा है। यानी जैसे गैप दिया मतलब वहां पर जैसे ही एक्स एक्सिस पे कट किया, सोच लो वहां नोड आया है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट हो गए, फिर से इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट हो गए, ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स मिला है इस एरिया में। हमें मत सोचना कि निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहां भी मिले हैं, उसके बाद मिला है ना, इसके बाद इस गैप के बाद फिर मिला इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके बाद फिर से साई का वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया है। नहीं, इसमें एक्स एक्सिस नहीं होगा, इसमें नीचे से होगा। साई लोकेशन को बताता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। हम वहां से चले ना, तो तुम लोग वहां से वहां ज्यादा हो, और जैसे हम इधर आ रहे हैं ना, तो स्टूडेंट कम हो गया, अब इस एरिया में स्टूडेंट है ही नहीं, फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर वहां स्टूडेंट फिर मिलना स्टार्ट हो गए मुझे। तो उसमें लोकेशन की जब बारे में बात करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव नाम का कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि हम लोकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि स्टूडेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर मिलना स्टार्ट हो गया हमें, तो ये नहीं बोलेंगे निगेटिव में मिलने लगे, स्टूडेंट फिर से मिलने हो गए। जैसे तुम यहाँ से आए, मुझे यहाँ बहुत स्टूडेंट ज्यादा मिले, यहाँ स्टूडेंट कम होता गया, यहाँ गैप मिला, फिर स्टूडेंट ज्यादा यहाँ मिलने लग गए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गैप वाला यहाँ तक आ गया, फिर स्टूडेंट का लोकेशन यहाँ दिखा दिया। तो लोकेशन का दिखाना मतलब ये नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो लोकेटेड कर रहा है, उसके लोकेशन को बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है, उसमें हम साइन का वैल्यू नहीं लेंगे। ये समझ में आया? अब पूछा जाए कि 2s का ड्रॉ करो, 2s का ड्रॉ करो। अब 2 कैसे लिखना है ध्यान रखना, 3s का ड्रॉ करो। तो 3s के ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, n माइनस l माइनस 1, यानी 3 माइनस 2 0 माइनस 1 होगा ना, क्या हो जाएगा 2। तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, अब ध्यान देना यहाँ पे, यानी जब हम यहां से चलेंगे तो लाइन कहां से स्टार्ट करना है, कितना बार कट करना है, एक बार कट हो गया, नीचे आना है, फिर एक बार कट मारना है, और फिर ऐसे एक बार कट हुआ यहां, एक बार दोबारा कट। इसका मीनिंग निकालो, अब कल बताया था मीनिंग। अब मान लो ये क्या है, ये 1s है, और ये क्या है, अब ये क्या है, अब सोचो कि तुम यहां से चल रहे हो, तो यहां से चलोगे तो एक यहां मिलेगा, इस एरिया के बाद क्या मिल रहा है, नोड, तो यही वाला है ये पॉइंट, यानी इस रेडियस के बाद, इस रेडियस के बाद क्या मिला, नोड मिला। अब नोड यहां तक मिला, और नोड बहुत छोटा होता है, ऐसा नहीं कि नोड बहुत, इसका भी डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, नोड इतना छोटा होगा कि उसको हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत, मतलब वो एरिया इतना कम होगा, वो तो हम इतना गैप दिखा रहे, इतना गैप नहीं होता है, इतना गैप नहीं, बिल्कुल माइनर सा गैप होगा, तो वो गैप इतना कम होगा कि हम उसको रिप्रेजेंट वैसे करेंगे।
फिर जब यहां तक गए, यहां तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, फिर हम 2s में गए तो यहां तक इलेक्ट्रॉन्स मिला। देखो यहां तक इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन दिखाया गया है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन दिखाया गया है। अब यहां के बाद, इस एरिया के बाद यहां क्या मिल गया, फिर से नोड मिल गया, यानी यहां तक, यहां पर आ गए हम। अब फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर से मिला, और अब मिला तो कट उसको, यानी इस केस में 2 बार कट हुआ है, मतलब 3s में 2 नोड आएगा। कौन सा नोड है? स्फेरिकल नोड। 2 बार कट मतलब 2 स्फेरिकल नोड, एक कट मतलब 1 स्फेरिकल नोड, और एक बार भी कट नहीं मतलब 1 भी नहीं। 1s में 1 भी नहीं आता है। समझ में आया क्या ग्राफ? तो ये ग्राफ का ये ट्रिक है कैसे ड्रॉ करना। अब तुमसे पूछा जाए कि तुम 1s के लिए 4s के लिए ड्रॉ करो, तो 4s में कितना कट मारेगा? 3 कट मारेगा, यानी 3 नोड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? चलो इसको ड्रॉ कर लो। वॉल्यूम में बनाया है ना? वॉल्यूम में सारे ग्राफ नहीं ड्रॉ किया होगा। इधर देखो, वॉल्यूम में यहां ड्रॉ किया है, 2 ही ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पेज नंबर 22 पर साई और रेडियस में, और यहाँ नैनोमीटर में लिया है हमने, वहां एंगस्ट्रम में दिखाया है। और साई और रेडियस में 1s के लिए और 2s के लिए केवल 2 ही ग्राफ ड्रॉ किया। नीचे साई स्क्वायर का है? अच्छा, हाँ वो गलत ड्रॉ किया है। कट करना है वो। टू एस का है ना? देखते हैं दूसरा बना रहे हैं, उसमें मैच कर रहा है क्या। कट करना है, उसको नीचे लेके जाना है। और 5th पॉइंट भी लिख लेना, एक छूट गया इसमें। 5th पॉइंट ये है कि साइज ऑफ द कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग। साइज ऑफ द कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग। कहने का मतलब यह है कि जब तुम कट करोगे तो इसका साइज इससे क्या दिखाना है? कम दिखाना है। ये साइज और ये साइज कम दिखाना है। अब लिखना ग्राफ फॉर पी एंड डी। ड्रॉ कर लिए सब? ग्राफ फॉर पी एंड डी, ये हमने एस के लिए बताया। अब हम बात करेंगे ग्राफ फॉर अवस्थी में। देखना कैसे ग्राफ बनाया है। ग्राफ फॉर पी एंड डी, ग्राफ फॉर पी एंड डी। इसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना, रेडिकल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट इन एक्स एक्सिस। रेडिकल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट। सेकेंड लिखना, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग।
साइज ऑफ द कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग, साइज ऑफ द कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग। तो पहला ग्राफ ड्रॉ करो 2p के लिए, ये किसके लिए है? P और D के लिए। किसके लिए? नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? ग्राफ ड्रॉ करो। क्या रहा है? ठंड लग रही है क्या? तो पहला हमें किसके लिए ड्रॉ करना है? 2p के लिए ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? n माइनस एल माइनस 1। तो क्या हो जाएगा इसका? n का वैल्यू 2, l का वैल्यू कितना आ जाएगा? मतलब कितना बार कट करेगा? यहां लिखेंगे साई और यहां लिखेंगे रेडियस। लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे? 3p के लिए कैसा होगा? n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1। लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे? और कट करने के बाद इसका हाइट कम लेना है। कितने बार कट किया? 4p के लिए 4 माइनस 1 माइनस 1। कितने बार कट दिखाएंगे? 1, 2 और इसका हाइट हम कम दिखाएंगे। फाइव पी के लिए 5 माइनस 1 माइनस 1। कितने बार कट करना है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 और हाइट कम करते चले जाना है। मीनिंग निकालो। क्या? कितना बार कट किए? किसका? ये नहीं, कट करने के बाद नीचे जाना है। इट में भी, ग्राफ में क्या बोला? इट में भी निगेटिव, ऊपर नहीं लेना है। थ्री डी के लिए ड्रॉ करो। थ्री डी के लिए ड्रॉ करो। ड्रॉ करो। देखो ये नीचे से लेके गया है, गूगल बता रहा है। वो जो बोल रहा है ना ऊपर वाला, वो साई स्क्वायर का है। ये जो ऊपर से कट लेके गया है ना, वो साई स्क्वायर का है। ये साई स्क्वायर है। और जो नीचे से कट मारा है साई है वो। 3D के लिए ड्रॉ करो। हो गया? 3D के लिए क्या आएगा? इसके जैसा आएगा।
ऐसा ना, ड्रॉ कर लिया सबने। अब लिखो ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर, ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियस वर्सेस रेडियस। ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर वर्सेस रेडियस। नीचे लिखना फॉर एस पी डी, तीनों के लिए एक साथ, फॉर एस पी डी। पहला पॉइंट लिखना, रेडिकल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस। रेडियल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस। सेकेंड, कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग, कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग, कर्व डिक्रीज आफ्टर कटिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो। थर्ड पॉइंट लिखना, फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस सबसेल, फॉर एस सबसेल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर पी एंड डी सबसेल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, फॉर पी एंड डी सबसेल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। हम किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं? साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे? 1s के लिए बनाएंगे। तो 1s के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हम रेडियल नोड निकालेंगे, n माइनस एल माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया? अब 1s के लिए बनाना है, यहां पर है साई स्क्वायर और यहां पर है रेडियस। s के लिए ग्राफ कहां से स्टार्ट करेंगे? कट करेगा क्या? कहां चले जाएंगे? इनफाइनाइट से। इसका मतलब 1s में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना नहीं है, हर जगह संभावना ही संभावना है। टू एस के लिए कैसा होगा? n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1। लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे? कट किया, निगेटिव जाना है क्या? नहीं, इट में भी पॉजिटिव और जीरो। एक बार कट किए, फिर यानी जहां कट किया वो क्या है? नोड है, और उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना जीरो है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मिला, और उसमें लोकेशन को बता रहा है, साई में लोकेशन बताता है, प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है, साई लोकेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन पोजीशन बताता हो। 3s के लिए क्या होगा? 3 माइनस 0 माइनस 1। यहां से स्टार्ट करेंगे, एक कट, सेकेंड कट, और ये जो दूसरा कट होगा उसका हाइट क्या होगा? ऑप्शन में ऐसा भी देता है कि हाइट ज्यादा बढ़ा देता है, ऑप्शन में ऐसा मिलेगा तुम लोगों को। ये सब जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इसके। ड्रॉ करने आ रहा है ना?
इसीलिए ट्रिक बता रहा हूं ना, ट्रिक बताया ना कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट बातें करेंगे हम 4s का। 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2। हाँ तुम ही लोग बोल रहे हो ना, मुझे तो कट करना है बस। एक कट, 2 कट, हो गया क्या? और हाइट कम करते चला जाना है। तो ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, साई उसके लोकेशन को बताएगा। हो गया? तो अब ड्रॉ करो 2p के लिए, तुम करोगे अब 2p के लिए और 3p के लिए, दो ही ड्रॉ कर दो। 2p और 3p क्या हो गया? 2p के लिए ड्रॉ करो और 3p के लिए ड्रॉ करो। मैं चेक कर रहा हूं। साई स्क्वायर लिखो। सही। ग्राफ ड्रॉ करने आ गया ना? एक ट्रिक तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, कहीं ढूंढ के ला दोगे। कहीं मिलेगा तो मेरे को बताना कहाँ मिला है। कितने नोड होंगे? 2 माइनस 1 माइनस। लाइन कहां से स्टार्ट होगा? 3p के लिए क्या होगा? 3 माइनस 1 माइनस कितना होगा? फोर पी के लिए बना लो। मीनिंग समझ में आ रहा है ना? जहां कट किया वहां पर नोट। जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ है? सेंटर पे लगभग नहीं के बराबर इलेक्ट्रॉन थे। जहां कट कर रहा था दोनों लॉब जहां कट कर रहा था वहां क्या था? यहाँ तुम लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पर जीरो होगा ना, होगा कम, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो होगा। वहीं से स्टार्ट कर रहा है। समझ में आया क्या? आएगा, ऐसा नहीं कि नोड है वहां। यहाँ नोड नहीं बोलेंगे, साइज का जरूर जीरो दिखाया गया है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना बहुत ही कम होगा। थोड़ा सा मान के चलते कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, बट बोला जाता है ओरिजिन से स्टार्ट होगा। 4p के लिए ड्रॉ करो। 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? एक कट, 2 कट, हो गया ना? चलो अब ड्रॉ करो 3d के लिए। थ्री डी के लिए बनाओ। क्या? 3d के लिए n माइनस l माइनस 1
इसका भी किसके जैसा होगा? क्यों 2p के जैसा ही हो रहा है, डबल डम्बल है ना, और उसमें डम्बल था तो एक ही जैसा ग्राफ ड्रॉ होगा ना। उसमें डम्बल था, इसमें डबल डम्बल है, तो ग्राफ तो इसी के जैसा ड्रॉ होगा। 4d के लिए तो 2 ही ड्रॉ करो, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब हेडिंग लिखना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऐसा ऐसा इमेजिन कर लेना है बस। रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। ये अवस्थी में मिलेगा इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आता है पहले मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, फॉर्मूले कैसे आते हैं। तो अवस्थी निकालो है फॉर्मूला इसका। आज काम था तो लाई नहीं, निकालो फॉर्मूले। मैं क्या जरूरत है, निकालो फॉर्मूले उसमें से। अब देखो यहाँ पे पहले मीनिंग ड्रॉ करते करते इसका मीनिंग बताएंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। मान लो ये ऑर्बिट नंबर क्या मान लिए, ऑर्बिट नंबर 1 है। अब ये है ऑर्बिट नंबर, अब बीच में जो है वो क्या है, गैप है, हॉलो स्फीयर है ना। बीच में हॉलो स्फीयर है, इतना ज्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है, वो जानबूझ के मैं दिखाया हूं समझने के लिए। इतना ज्यादा गैप नहीं दिखा रहा हूं मैं। ये है ऑर्बिट नंबर 1 और ये है ऑर्बिट नंबर 2। अब यहां पर मेन हमारा पर्पस होगा ये हॉलो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना है, किसका, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स, नाम भी वैसा ही है कुछ, रेडियल। तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है। जब स्मॉल गैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डीआर बोलते हैं ना। और ये रेडियस मान लेते हैं आर है, इसका रेडियस क्या होगा, आर। इंटेलिजेंट हो तुम लोग। आर प्लस ये डीआर क्यों माना हमने, छोटा इसलिए हमने डीआर बोला है, गैप बहुत कम होता है। क्या निकालना हमें, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, जो खाली जगह है इसमें लिखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, ऐसे लिखना वॉल्यूम ऑफ नोड या हॉलो स्फीयर लिख लो, नोड लिख के हॉलो ऑब्लिक करके हॉलो स्फीयर लिखो, वॉल्यूम ऑफ नोड ऑब्लिक हॉलो स्फीयर। क्या करेंगे इसके वॉल्यूम निकालने के लिए, इसके वॉल्यूम निकाल के और इसके वॉल्यूम निकाल के क्या कर दें, माइनस। तो क्या लिखेंगे 4/3, आर के बदले क्या ले ले, आर प्लस, इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को क्या कर दे, माइनस 4/3 पाई आर, ये वाला आर है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, इसको कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। क्या दिया अवस्थी में, डायरेक्ट ही क्या दिया है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे 4
पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर। नहीं दिया है, पहले इतना लिख लो उसके बाद आप। तो ये हम डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन करके इतना निकाल दिया। ए प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा। अब आगे लिखना रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आरपीडी बोला जाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? रेडियल मतलब क्या हुआ? हॉलो। हॉलो में तो ऐसा थोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, वहां आने के चांसेस कम है, लेस देन 5%, लेकिन होगा तो जरूर है, कभी ना कभी तो आएगा। संभावना आएगी क्या? यहां इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि जीरो है, लेस देन 5% है, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो वहां पर हम रेडियल मतलब उस नोड के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी मतलब वहां मिलने की संभावना, और डेंसिटी मतलब कितना डेंस है वो, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी। नाम से भी क्लियर हो रहा है, आरपीडी। इसीलिए हमने इसका क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला। तो वॉल्यूम निकालने से डेंसिटी थोड़ा निकल जाएगा, तो उसका डेंसिटी हो जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी इंटू साई स्क्वायर। मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर, क्योंकि साई स्क्वायर ही बताता है प्रोबेबिलिटी। तो यहां लिखेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी, जो हमने ये वाला निकाला, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है। अब हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है। रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब दूसरा मीनिंग ये है कि हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना। अब इस वॉल्यूम में मान के बोलते हैं कि कभी कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, और हमने बोला इस एरिया का वॉल्यूम इतना है, तो मान लो 2% आ रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहां लिखेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू आरपीडी इक्वल टू, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है ना, इनटू साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। तो साई स्क्वायर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे लिखना वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इनटू साई स्क्वायर। अब जब इसको वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा, वही वाला आएगा, 4 पाई स्क्वायर डी आर स्क्वायर साई स्क्वायर, यही दिया है। फोर पाई आर स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डी आर आर, 4 पाई आर स्क्वायर है, सर आपने आर नहीं लिखा, पाई के बाद आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर। डी आर के बदले उसने लिया है आर स्क्वायर, और यहां साई से मल्टीप्लाई नहीं किया, साई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम में देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम में दिया है, तुम लोग ढूंढो उसको, ऐसा नहीं हो कि नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा। आगे लिखना
आगे किस पे, हाँ ग्राफ आता है ये डायरेक्ट। इसका बस मीनिंग समझ में आया ना क्या है, होलो स्फीयर में डेंसिटी कितना, इधर ये वाला ये आर के बदले ये आर लिया, अब इस डेरिवेशन में आएगा ये, नहीं तो मे बी ये आर स्क्वायर ये आर आएगा, कहीं ना कहीं डेरिवेशन में आएगा, वो डिराइव करेंगे तो आएगा। खत्म हो रहा है अब, पहले ग्राफ लिखो उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ मेन है तीनों में से, ग्राफ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ लिखो, ड्रॉ द ग्राफ है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर आरपीडी, ड्रॉ द ग्राफ फॉर आरपीडी, ड्रॉ द ग्राफ फॉर आरपीडी, ड्रॉ द ग्राफ फॉर आरपीडी। इसमें लिखना पहला पॉइंट लिखना, रेडिकल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ रेडिकल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ कट ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक्स एक्सिस। सेकेंड पॉइंट लिखना, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड पॉइंट लिखना, कर्व साइज इंक्रीज, कर्व साइज इंक्रीज, कर्व साइज इंक्रीज। नेक्स्ट लिखना, कर्व में भी पॉजिटिव और जीरो, कर्व में भी पॉजिटिव और जीरो। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पिक पॉइंट इक्वल टू n माइनस एल, पिक पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमा, पिक पॉइंट इक्वल टू n माइनस एल। अब ड्रॉ करो 1s के लिए, n माइनस एल माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1 क्या हो गया, लाइन कहां से स्टार्ट करना है, अब यहां पर y एक्सिस पे क्या लिखोगे, y एक्सिस पे लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर और साई स्क्वायर, और यहां क्या लिखोगे, रेडियस, यहां क्या लिखोगे, अब ध्यान देना, इसको हम पिक पॉइंट बोलते हैं, तो पिक पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू, पिक पॉइंट कितना आएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी ही है, यानी इस रेडियस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है, और ये रेडियस है बोर का फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि यहां पर हाइट क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा चांसेस कहीं और नहीं है। टू एस के लिए ड्रॉ करो, 2s के लिए क्या ड्रॉ होगा, एक कट होगा, दूसरा कर्व क्या होगा, इंक्रीज कर दो। 3s के लिए क्या होगा, 2 कट होगा, 2p के लिए क्या होगा, 3p के लिए
नंबर ऑफ पिक पॉइंट निकालो। यानी 2 पिक आएगा, यानी 2 टाइम ऐसा आएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। पिक पे इलेक्ट्रॉन्स का फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इसमें पिक निकालो। तो 3 के बीच में हमने ग्राफ बनाया, साई और रेडियस, साई स्क्वायर और रेडियस, और आरपीडी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और रेडियस छूट गया। यहां पर वाई एक्सिस पे लिखते चलना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और यहां आर है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और आर है। बोलो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर साई स्क्वायर। तो तीनों ग्राफ ड्रॉ करने आ गया। ट्रिक ध्यान में रखोगे। और ये ज्यादा एडवांस में आते हैं, ठीक है, पढ़ लिए ना एटलीस्ट। अब निकालो, लगभग ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो क्वांटम नंबर पढ़ा दिया, सोजिंगर का कैसे डिराइव होता है बता दिया। अभी और बाकी, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे लिखना है, आगे लिखना। इसको तो ड्रॉ कर लिया होगा। अगर ऐसा लिखा रहेगा साई 431, साई 43 अगर 1 लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग समझना है, साई ये एन है, ये एल है, और ये एम है। क्योंकि जो सोजिंगर वेरिफिकेशन है केवल 3 क्वांटम नंबर को बताता है। कौन कौन? एन एल एम, प्रिंसिपल और एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। तो अगर ये 431 लिखा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा इसमें, तो 431 का मतलब क्या हुआ? फोर्थ ऑर्बिट, और डी बोले 3 बोले तो 4f, और उसका ये 4f के बारे में बातें कर रहा हूं। तो NLM इसको लिख लेना, ये ऐसा लिखा रहता है। और एक पॉइंट और लिखना जो कल पढ़ाया था, हैमिल्टन ऑपरेटर। हैमिल्टन ऑपरेटर इज ए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कल वो छूट गया था। हैमिल्टन ऑपरेटर इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Hamilton operator is sum of kinetic energy and potential energy. अब ध्यान दो, वॉल्यूम निकालो, पेज नंबर 22। अब पेज नंबर 22 पे लास्ट टाइम हमने इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताया था, लेकिन उसमें से जहां पर डार्क ब्लैक है रेडियल प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर तक बताया था। तो साई का सिग्निफिकेंस क्या है? साई और साई स्क्वायर का। अब उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करो, क्या क्या लिखा हुआ है। 1 बाय 1 सारे पढ़ो, और मैं भी पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज नोन एज। तुम लोग बोल रहे थे कि रेडियल प्रोबेबिलिटी नहीं है, यही है रेडियल प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में दिया हुआ है। इसी को आरपीडी के नाम से जाना जाता है, और डिराइव करोगे तो आ जाएगा।
दूसरे बुक में देखना हो। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी। यानी हॉलो स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी है, चांसेस कितना है, उसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी आरपीडी के नाम से जाना जाएगा। ऐसे जो हम नॉर्मल बताएंगे वो साई स्क्वायर के नाम से बताएंगे। हॉलो में जो बताएंगे तो रेडियल आरपीडी होगा, नॉर्मल बताएंगे तो साई स्क्वायर वाला ग्राफ होगा, नॉर्मल साई स्क्वायर वाला ग्राफ होगा। उसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। नीचे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग। बोला था ना ये सबसे मेन ग्राफ है इसका। द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा डी आर है ना यहाँ पे, डेरिवेशन में डी आर स्क्वायर नहीं आया था ना, डेरिवेशन तो कराया नहीं, डायरेक्ट बोला था, तो डी आर कर देना वहां। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस जिससे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है। और ये आरपीडी क्या है? हॉलो स्फीयर के अंदर जो डेंसिटी आया इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि वहां पर तो आने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। उसको क्लोज करो, क्यों झूले जैसे झूला रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी इक्वल टू आरपीडी है वो, प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो, आरपीडी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और साई स्क्वायर एंड रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस मतलब जहां से हॉलो स्फीयर स्टार्ट हो रहा है, रेडियल डिस्टेंस आर कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये ग्राफ को बनाना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो। समझ में आ गया? ग्राफ बनाने आ गया ना? मीनिंग समझ में आया क्या है? पता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नंबर ऑफ पिक ऑब्टेन इन कर्व है, लोग बोल देते नहीं है ना, है नंबर ऑफ पिक ऑब्टेन, पिक इक्वल टू n माइनस एल। कितना पिक है इसमें? तो ग्राफ बना के भी हम जान सकते हैं, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी आता तो चलता है, हम ग्राफ बना के भी जान लेंगे। नंबर ऑफ पिक मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस रेडियस पर। तो 1s के लिए जो तुम ग्राफ बनाए थे वो ये बनाए थे ना, यही बनाए थे ना? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना क्या है? तो ये कौन सा रेडियस है? बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। आगे पढ़ना, द नोडल सरफेस ऑफ 2s, 2s के बारे में बात कर रहा है। एग्जिस्ट नोडल सरफेस ऑफ 2s। नोडल सरफेस कब से स्टार्ट होता है? इसके बाद ना, 1s के बाद स्टार्ट होगा ना, 1s के बाद स्टार्ट होता है ना। नोडल सरफेस ऑफ 2s ऑर्बिटल एग्जिस्ट at a distance of 2a from the nucleus where a is Bohr orbit, where a is Bohr radius। यानी इस रेडियस के बाद नोडल सरफेस यहां तक, यानी सेकेंड ऑर्बिट का हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। यानी इसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या मिलेगा?
नोडल सरफेस मिले, नोडल प्लेन, नोडल स्फीयर मिलेगा। क्या डी? अरे वो नोडल सरफेस दूसरा होता है, वो डी जेड स्क्वायर के अंदर होता है। यहाँ नोडल सरफेस एक जगह थोड़ा ना डिफाइन होगा, नोडल सरफेस नोडल सरफेस हर जगह अलग अलग डिफाइन होगा ना। नोडल सरफेस वो डी जेड स्क्वायर में होता है, ऐसा थोड़ा है कि उसके अलावा दूसरी जगह नोडल सरफेस नहीं होगा। तो यहाँ नोडल स्फीयर भी बोल सकते हो, नोडल स्फीयर भी बोल सकते हो। सरफेस ना बोल के क्या बोल दो, स्फीयर बोल दो। हॉलो स्फीयर है ना वो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना क्या है, लेस देन 5% है। और उसका डिस्टेंस कितना होगा 2a, और a क्या है, बोहर रेडियस, मतलब लगभग बोहर रेडियस के डबल। मतलब यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिला, यहाँ जाते रहते बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ तक मिला, फिर नहीं मिला, नहीं मिला, और 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 नहीं मिला, यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिला। यानी ओ इसके डबल सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल देना। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, द कर्व फॉर 2s हैज 2 पीक। एक बार कर्व देखो, कर्व नोटबुक में चेक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो पहले। 2s ऑर्बिटल हैज, 2s का देखो रेडियल नोड में कितने पीक हैं, 2 पीक कर्व पास थ्रू लोअर मैक्सिमम डिस्टेंस 0.53, मतलब 0.523 है वो। यानी पहला बार कहां से स्टार्ट होगा नोड मिलना, पहले ऑर्बिट से, उसके बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बोला। और हाईएस्ट कहां तक जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्बिट तक जाएगा लगभग। कहां तक जाएगा, ये कर्व, ये हॉलो स्फीयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.529 से, कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां से मीनिंग निकल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ये सब मालूम है ना, शेप है। इधर आप एक गलत ड्रॉ किया, नीचे पढ़ो सारे पॉइंट्स। और इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, जो अभी आज बताया, डी जेड स्क्वायर के लिए कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका क्या है, 0। नीचे लिखा है ना, पढ़ो। नो नोडल प्लेन बिकॉज इट हैज टोरस रिंग, इट हैज 2 नोडल कोन। बताया था ना कोन है, 2 नोडल सरफेस बताया था कि नहीं बताया, कोन बताया। एबोव एंड बिलो द प्लेन, 2 कोन बनाया था ना, तो उसको नोडल सरफेस के नाम से जानेंगे। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इंक्रीज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नोडल प्लेन क्या होगा, वैसे से बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, 2s 3s 4s 5s। आगे क्वांटम नंबर है, अभी लास्ट में एनर्जी एक्सचेंज है, तो जंपिंग वाला है। जंपिंग सिखाया था तुम लोगों ने पीवीटी में, एक बार पढ़ो, उसके बाद होमवर्क लिखो। इस बार का सिलेबस मिल गया तुम लोग का।